दोस्तों 5 के फंडे में फिर से एक बार फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द सोलर पैनल यूज्ड इन सोलर एनर्जी जनरेशन। सोलर एनर्जी जनरेशन में जो सोलर पैनल्स है उनका एस्टिमेटेड, वर्ड ध्यान में रखो, एस्टिमेटेड लाइफ क्या है ना, 15, 20, 25 और 30 ईयर्स। आंसर इज सी 25 ईयर्स। कितने? 25 साल। न्यूज वाई, देखो इंडिया लैक्स सोलर वेस्ट हैंडलिंग पॉलिसी। इंडिया में ये प्रॉब्लम है भाई। इंडिया करंटली, देखो इसका क्लासिफिकेशन भी नहीं हुआ है। इंडिया करंटली कंसीडर दिस वेस्ट अंडर द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, है ना। कमिटी जो है ये बनाई गई अभी अंडर द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी कि टू प्रपोज अ प्लान कि भाई हाउ टू इवॉल्व दिस द सर्कुलर इकोनॉमी इन सोलर पैनल। सोलर पैनल में एक सर्कुलर इकोनॉमी यानी उसकी यूटिलिटी, रीयूज, रिसाइकलिंग कैसे करे, है ना, इसके ऊपर फोकस करने के लिए कमेटी बनाई गई है। एज पर द इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी IREA, ये कहां पे है? मस्दा सिटी, अबू धाबी, यहां पे है। इट्स एस्टिमेटेड दैट कि सारे दुनिया में अभी देखा जाए तो सारे दुनिया में बाय द 2050 कितना वेस्ट होने वाला है? फोटोवोल्टाइक वेस्ट टच द 78 मिलियन टन्स और इंडिया इसमें टॉप मोस्ट 5 में रहने वाला है। अभी यदि हम हमारी पोजीशन देखेंगे तो एज पर दी काउंसिल फॉर एनर्जी एनवायरमेंट एंड वाटर CEEW दिल्ली, हमारा जो वेस्टेज है वो देखो इन द ईयर 2021 इट्स अबाउट 2.85 लाख टन्स। तो काफी कुछ ज्यादा वेस्ट है, लेकिन इसके ऊपर कोई पॉलिसी अभी तक बनी नहीं है। अब सोलर पैनल से जो सोलर एनर्जी उसका बेनिफिट यदि देखें तो हम क्या देख रहे हैं कि इंस्टॉलेशन जो है ना, ग्रिड कनेक्टेड इंस्टॉलेशन ग्राउंड लेवल का है 40 जो है गीगावाट, और उसमें यदि देखा जाए तो 35.6 जो है ये ग्राउंड माउंटेड पैनल से आता है और 4.4 गीगावाट जो है वो रूफ टॉप यानी घर पर जो छत पर लग रहे हैं उससे आता है। Second question, consider the following statement with regard to the DefExpo. One started in 1996. Two, Defense Exhibition Organization is the implementing entity. Third, in the 11th edition, India-Africa Defense Ministers Dialogue was held first time. Answer is D, all three are correct. 96 में से स्टार्ट हो गया है और DEO जो है, DEO इसकी एंटिटी है, इंप्लीमेंटिंग एंटिटी, और लास्ट एडिशन में दिस इज द एक्चुअली अभी जो करंट है वो 12th एडिशन है। लास्ट एडिशन में पहली बार इंडिया अफ्रीका डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग हो गया था। न्यूज दोस्तों, 1000 फॉर्म्स एक्सपेक्टेड एट डिफेक्सपो इन गुजरात। गुजरात में गांधीनगर में जो है 12th एडिशन हो रहा है मार्च 10 to 13, और ये बहुत बड़ा एरिया है, 1 लाख स्क्वायर मीटर का एरिया है, क्योंकि 1000 के करीब जो है फॉर्म्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। खास बात है कि MSME जो इंडस्ट्रीज है उसको एक्सपोजर यहाँ पे दिया जा रहा है, सब्सिडी दी जा रही है। 11th एडिशन जो है लखनऊ में हुआ था, और खास बात है 2020 में, खास बात यह है कि फर्स्ट टाइम नॉर्थ इंडियन सिटी में ही हुआ था। अब यदि डिफेंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन DEO के बारे में देखेंगे, इट वाज एस्टैब्लिश इन 1981 बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ दिस डिफेक्सपो। ये ध्यान में रखो। हाँ, टू प्रमोट, किस चीज के लिए? प्रमोट द एक्सपोर्ट पोटेंशियल ऑफ इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री, और इसका काम है इंटरनेशनल एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करना, ओवरसीज इंडियन पार्टिसिपेशन को भी ओवरसीज एग्जीबिशन में बढ़ावा देना। थर्ड क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट नेशन टू डिप्लॉय इंडियाज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI? कौन सा ऐसा देश है जो इंडिया का UPI पहली बार डिप्लॉय कर रहा है? श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, कौन सा है? सो आंसर इज बी, नेपाल। नेपाल इज द आंसर, बराबर है, ठीक है। सो नेपाल फर्स्ट नेशन टू डिप्लॉय द इंडिया UPI। NPCI जो है इसका इंटरनेशनल आर्म है NIPL, दैट इज NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। ये इंटरनेशनल आर्म जो है ये इट हैज अ जॉइंट हैंड विद द गेटवे पेमेंट सर्विस GPS एंड मनाम इन्फोटेक टू प्रोवाइड सर्विसेज इन नेपाल।
अब जीपीएस जो है ये क्या करेगा, जीपीएस इज ऑथराइज्ड पेमेंट सर्विस इन नेपाल, और माननाम जो है इन्फोटेक इट विल डिप्लॉय द यूपीआई। दोनों का अपना अपना फंक्शन है, ये भी थोड़ा ध्यान में रख लो, ठीक है। will serve the larger public good, obviously customer to customer यानी पर्सन टू पर्सन और पर्सन टू मर्चेंट, ये दोनों ट्रांजैक्शन इससे आराम से हो पाएंगे, और फाइनेंशियल जो मोबिलिटी है डिजिटल ट्रांजैक्शन से वो ज्यादा बढ़ जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू द ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप apnea OSA disorder. 1. Have a relation with obesity. 2. Decrease oxygen level leads to heart attack. Answer is C. Both 1 and 2 are correct. दोस्तों हाल ही में हमारे संगीत जगत के जो महान कलाकार है बप्पी लहरी जी, वो इसी वजह से गुजर गए, एक्सपायर्ड हो गए, और इसी कॉन्टेक्स्ट में एक क्वेश्चन है। देखो क्या है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया जो है अ वाइडली प्रिवेलेंट बट अंडर डायग्नोज मेडिकल कंडीशन। हमने देखा है जिधर उधर ट्रेन में जाएंगे कहीं जाएंगे तो खर्राटे मारने की आवाज आती है, या जोर जोर से खर्राटे, या जोर जोर से खर्राटे, हमने देखा है ना, और उससे बाकी लोग परेशान होते। ये जो खर्राटे मारने की जो ये है दैट इज कॉल्ड एज अ OSA। इट इज अ डिसऑर्डर इन विच अ पर्सन ब्रीथिंग स्टॉप एंड स्टार्ट रिपीटेडली इन देयर स्लीप। जब सोते हैं तब रुकना और छोड़ना, मतलब ऐसे जोर से खर्राटा और रुक जाना, फिर से जोर से खर्राटा और रुक जाना, दैट इज कॉल्ड एज ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया। मसल्स क्या होते हैं, मसल्स इन थ्रोट एंड अपर एयरवेज रिलैक्स हो जाते हैं, बार बार रिलैक्स होते हैं ड्यूरिंग द स्लीप, इसकी वजह से एयर जो है वो ब्लॉक हो जाता है। ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो नीचे में ये डायग्राम में यहाँ पे ये कॉमन रेगुलर इसमें, और ये जो है ये रिलैक्स होता है, सॉफ्ट पैलेट जो है ये रिलैक्स हो जाता है, उसको ब्लॉक कर देता है, और ये टंग ये जुड़ जाता है और इसी से प्रॉब्लम है। अब ये एक्चुअली कंडीशन जो है इट इज नॉट फैटलिस्टिक इटसेल्फ, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस क्या होता है कि ऑक्सीजन की लेवल कम होती है, और जब ऑक्सीजन की लेवल कम होती है वैसे हार्ट अटैक और स्ट्रोक्स आते हैं। जैसे हमने अभी कोविड में देखा, कोविड का मेन प्रॉब्लम क्या है कि ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाती है, उससे हार्ट अटैक आ जाता है। इन लॉन्ग रन कैन रेज द ब्लड प्रेशर, एबनॉर्मल हार्ट रिदम, इंक्रीज ओबेसिटी, कंपाउंडिंग प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। अब वुमेन्स में ये प्रॉब्लम कम है और आदमियों में ज्यादा, इसलिए हम खर्राटे जो है आदमियों की ज्यादा सुनते हैं, बराबर है। Then the fifth question, a series of international agreements which sought to end the war in the Donbas region of Ukraine is called as, क्या कहते हैं, मिन्स्क एग्रीमेंट कहते हैं, डोनबास पैक्ट कहते हैं, नॉर्मैंडी फॉर्मेट, रशिया यूक्रेन सीजफायर एग्रीमेंट। सो आंसर इज ए, मिन्स्क एग्रीमेंट ये कहा जाता है। क्यू न्यूज में देख लेते हैं, इंडिया अगेन बैक डिप्लोमेसी एट UNSC on the 7th anniversary of Minsk II ceasefire agreement at UNSC. India called for diplomatic solution। अभी बहुत ज्यादा टेंशन है रशिया यूक्रेन बॉर्डर पर, है ना, रशिया ने पूरी आर्मी लाके खड़ी कर दी है, इतना ज्यादा माहौल बन गया है कि सीधा सीधा USA ने अपना CI का हेडक्वार्टर ही वहां से यूक्रेन के क्यू से अपने पोलैंड के तरफ उधर मतलब यूक्रेन के वेस्ट साइड में लेके चला गया, इतना ज्यादा टेंशन बढ़ गया है। बहुत सारे जो कंट्रीज है उसने उन्होंने अपने जो कॉन्सुलेट है वो बंद कर दिए गए, अब बहुत सारे लोगों को वापस बुलाया गया, तो ये सीरियस मैटर है। अब इसमें इंडिया का स्टैंड बहुत ही रैशनल और बहुत ही बैलेंस वे से है कि डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन हो भाई, है ना। मिन्स्क एग्रीमेंट क्या है, मिन्स्क एग्रीमेंट में दो एग्रीमेंट है, फर्स्ट एग्रीमेंट और सेकंड एग्रीमेंट। फर्स्ट एग्रीमेंट इज कॉल्ड एज अ मिन्स्क प्रोटोकॉल ऑन द 5th सितंबर 2014। ये फेल हो गया था, ये फेल हो जाने के बाद फिर से जद्दोजहद किए, जुगाड़ जमाया, है ना, सभी कंट्रीज आए, कुछ इंटरेस्टेड कंट्रीज, और मिन्स्क 2 जो है 12 फरवरी 2015 में किया। इसको सपोर्ट करने के लिए ये ड्राफ्ट जो है वो नॉर्मैंडी ड्राफ्ट जो है फॉर्मेट वो तैयार किया। इट वाज अ ड्राफ्ट मेड बाय द रशिया, यूक्रेन, फ्रांस एंड एट द ट्राइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप। रशिया, यूक्रेन और OSCE ग्रुप ने ये तैयार कर दिया था। ओके, सो आई होप सो ये पांचों क्वेश्चंस आपको समझ गए होंगे। ऑल द बेस्ट।